स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मध्यकाल को पढ़ने की शुरुआत करी थी और मध्यकाल में जो सबसे पहला काल था, जिसे हम लोगों ने भक्ति काल के नाम से संबोधित करा था, पूरे भक्ति काल को हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग रीति काल को पढ़ने वाले हैं। उसको पढ़ने से पहले एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि किन परिस्थितियों में, कहाँ से, किस रास्ते से गुजरते हुए हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास की 3 शाखाएँ थी। इन 3 शाखाओं में जो सबसे पहली शाखा थी, उस शाखा का नाम था आदिकाल। आदिकाल। आदिकाल के बाद जो दूसरी शाखा थी, उस शाखा का नाम था मध्यकाल। मध्यकाल। और जो तीसरी शाखा थी, उसका नाम था आधुनिक काल। आधुनिक काल, ये तीसरी शाखा थी। बेटा मध्यकाल को हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित किया था। पहले भाग का नाम था पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल के पहले का काल है, इस वजह से पूर्व जुड़ा हुआ है। पूर्व मध्यकाल। और मध्यकाल के बाद का जो काल आएगा, उसे हम लोग कहेंगे उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूर्व मध्यकाल को बहुत आसानी से पढ़ा था। आज की क्लास हमारी उत्तर मध्यकाल की होने वाली है। अगर उत्तर मध्यकाल की समयावधि की बात करें तो वर्ष 1700 से 1900 तक। ये विक्रमी संवत में हम लोग पढ़ रहे हैं। 1700 से 1900 तक के टाइम पीरियड को हम लोगों ने उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना और इसी का दूसरा नाम था रीतिकाल। क्या नाम था बेटा? रीतिकाल। तो आज की क्लास रीतिकाल पर आधारित होने वाली है और यह उत्तर मध्यकाल के दूसरे नाम के रूप में जाना जाता है। इसकी समयावधि की बात करें तो 1700 से 1900 संवत संवत में ये जो टाइम पीरियड है ये आएगा। अगर आपको इसको ईस्वी में लेकर जाना है तो 57 आप इसमें माइनस कर देंगे, इधर भी 57 माइनस कर देंगे, इधर भी 57 माइनस कर देंगे, तो यही जो समयावधि है वो ईस्वी में पहुंच जाएगी। तो आज की क्लास हम लोगों की आधारित होने वाली है रीतिकाल पर और रीतिकाल को बहुत विस्तृत पढ़ेंगे। तो रीतिकाल की अगर समयावधि की बात करें बच्चे, तो रीतिकाल की समयावधि है 1700 से 1850। कुछ किताबों में देखने को मिलता है, पर आपको याद कौन सा रखना है, 1700 से 1900 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत। और आज की क्लास में हम लोग रीतिकाल को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रीतिकाल 2 शब्दों से मिलकर बना है, रीति प्लस काल। हर शब्द का स्वयं का एक अर्थ होता है और अर्थ के हिसाब से शब्द के मायने को हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आपको लिखा दिख रहा है, रीतिकाल 2 शब्दों का गठजोड़ है। पहला होता है रीति और दूसरा होता है काल। रीति का मतलब होता है बेटा तरीका। तरीके के दूसरे रूप को हम ढंग कह सकते हैं। ढंग के साथ-साथ आप इसे लक्षण भी कह सकते हैं। जैसे आपके अंदर बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं कि आप भविष्य में क्या करेंगे, उसी प्रकार जब भी किसी रचना को लिखा जा रहा था, तो उनके गुणों को हम लोगों ने लक्षण कह दिया। तो आज के काल को हम लोग रीति काल कहते हैं। रीति का अर्थ होता है तरीका, ढंग या फिर लक्षण और काल का अर्थ होता है समय। मतलब ऐसा समय जब रचनाओं को किसी ढंग या तरीके से लिखा गया, तो ऐसे काल को हम लोगों ने रीतिकाल की संज्ञा दी। तो चलिए आइए देखते हैं रीतिकाल की कुछ विशेषताएं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के समय को किस नाम से जाना गया बेटा? रीतिकाल के नाम से जाना गया। ऐसी समयावधि जिसमें रचनाओं एवं साहित्य को तरीके, ढंग से लिखा गया। अब ये तरीका, ढंग किन पर आधारित था? तो अगर रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग किया जाने लगा, रस और छंद, इनके साथ जब किसी रचना को लिखा गया, तो इन्हीं तीनों गुणों को हम लोगों ने लक्षण के नाम से संबोधित करा। तो ऐसा काल जिस काल की रचनाओं में रस, छंद और अलंकार, ये तीनों प्रकार के गुण मिलते हैं, तो ऐसी काल में लिखित रचनाओं को हम लोगों ने रीतिकाल के साहित्य के रूप में जाना। संस्कृत के ग्रंथों से रस, छंद, अलंकार आदि को हिंदी में परिवर्तित रूप में सम्मिलित किया गया। रस, छंद और अलंकार की बात करें तो इनका जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के ग्रंथों में बहुत विस्तार पूर्वक मिलती है। जब इन्हीं रस, छंद, अलंकार के परिवर्तित रूप को हिंदी में सम्मिलित किया गया और साहित्य में और रचनाओं में इनका प्रयोग किया जाने लगा, तो जिस समयावधि में रचनाएं लिखी जा रही थी, उस काल को हम लोगों ने रीतिकाल के नाम से संबोधित किया। इस काल
की कविता में श्रृंगार रस, ये श्रृंगार बेटा गलत लिखा है, आप देख लीजिए यहीं से, वर्तनी शुद्धि में भी श्रृंगार लिखना। इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, मतलब इस काल में जितनी भी रचनाएं लिखी जाएंगी उनमें श्रृंगार रस बहुतायतता में प्रयोग में लाया जाएगा। इस काल की कविता का परम उत्कर्ष प्रेम में रीति मुक्त कवियों की रचनाओं में मिलता है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कवियों के प्रकार। ये रीति काल की 3 शाखाएं होंगी और इन 3 शाखाओं के आधार पर हम लोग कवियों का विभाजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने रीति काल के इंट्रोडक्शन को समझा, रीति काल के शाब्दिक अर्थ को जाना, रीति काल की कुछ विशेषताओं को पढ़ा। अब हम देखते हैं कि उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम किसने दिया, या फिर रीति काल को किन अन्य नामों से और भी जाना जाता है। तो अगर रीति काल के अन्य नाम की बात करें तो उत्तर मध्य काल को बेटा रीति काल कहकर संबोधित करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को किस नाम से जाना, रीति काल को। और बेटा रीति काल को उत्तर मध्य काल नाम कहकर किसने संबोधित करा, अन्य इतिहासकार हैं, बहुत ज्यादा इतिहासकारों की संख्या है, तो इस वजह से आपको बस इतना याद रखना है, अन्य इतिहासकार। अलंकृत काल कहकर संबोधित करा है मिश्र बंधु ने, यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। श्रृंगाल काल कहकर संबोधित करा है विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने। रीति काव्य कहकर संबोधित किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कला काल कहा है डॉक्टर रामकृष्ण शुक्ल, और इनका एक दूसरा नाम भी याद रखेंगे, रसाल। अंधकार काल कहकर संबोधित करा है त्रिलोचन ने। त्रास युग कहकर संबोधित करा है धर्मेंद्र ब्रह्मचारी ने। स्वच्छंद मुक्तक का काव्य परंपरा कहकर संबोधित करा है गणपति चंद्रगुप्त ने। तो ये रीति काल के कुछ अन्य नाम थे और इन अन्य नामों के जन्मदाता इस पंक्ति में आपको लिखे दिख रहे हैं। आपको इसमें 2 से 3 याद रखने हैं। पहला तो रीति काल याद रखना है, फिर उत्तर मध्य काल याद रखना है, फिर अलंकृत काल याद रखना है। अलंकारों का प्रयोग हुआ, इसके चलते इसे अलंकृत काल के नाम से संबोधित किया गया। इस काल में जो रचनाएं थी उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। श्रृंगार का मतलब नायक नायिका का प्रेम ज्यादा बहुमूल्य माना गया, और इस काल की रचनाओं में का श्रृंगार रस की अधिकता होने के कारण इस काल को किस नाम से जाना गया, श्रृंगार काल। रीति काव्य, रीति का मतलब लिखने का एक तरीका था, ढंग था इस काव्य की रचनाओं में, इस वजह से इसे रीति काल कहा गया। अंधकार काल इस वजह से कहा गया क्योंकि जब श्रृंगार रस व्यक्ति के जीवन में ज्यादा आ जाता है तो उसका जो जीवन है वो अंधकारमय हो जाता है, उसको दुनिया दिखना बंद हो जाती है, और इस काल में कुछ ऐसा ही हुआ। श्रृंगार पर चर्चा ज़्यादा होगी, साहित्य को लोग भूल जाएंगे, सारी चीज़ों पर माटी डालने की शुरुआत करेंगे और श्रृंगार को सबसे चरम पर लेकर चले जाएंगे। इस वजह से इस काल को किस काम से जाना गया, अंधकाल। दूसरा है बेटा त्रास युग और आपको स्वच्छंद, ये आपको बस 3 4 5 ऊपर के याद रखने, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये थे रीतिकाल के कुछ अन्य नाम। अब बेटा हम लोग देखते हैं रीतिकाल का विभाजन। अगर रीतिकाल का विभाजन करें तो सबसे पहले रीतिकाल की समयावधि तो आपको पता ही होगी, 1700 से 1900 विक्रमी संवत की समयावधि को रीतिकाल के नाम से जाना गया। इसमें 3 शाखाएं आएंगी, पहला आएगा रीतिबद्ध, दूसरा आएगा रीति सिद्ध, और तीसरी कौन सी आएगी, रीति मुक्त। ये 3 शाखाएं आपको याद रखनी है। रीति काल की अगर समयावधि को विभाजित करेंगे तो ये 3 शाखाओं में विभाजित होगी। सबसे पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध, और तीसरा है रीति मुक्त। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि रीतिबद्ध क्या होता है, रीति सिद्ध क्या होता है, और रीति मुक्त क्या होता है। तो जैसा कि आपको सबसे पहला लिखा दिख रहा है रीतिबद्ध। रीति का मतलब होता है तरीका, तरीका या फिर ढंग कह सकते हैं, या फिर लक्षण कह सकते हैं। बद्ध का मतलब जुड़े हुए, जुड़े हुए मतलब वह काल जिस काल की रचनाओं में लक्षण के साथ उनको रचा गया, उस काल को हम लोगों ने रीतिबद्ध धारा के नाम से जाना गया। तो ऐसी रचनाएं, ऐसी रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो कि रीति ऑब्लिक लक्षण, रीति ऑब्लिक लक्षण के साथ रची गई, के साथ रची गई ऐसी रचनाओं को रीति
बद्ध धारा के अंतर्गत पढ़ा गया। अब इसमें आपको कवियों के नाम याद रखने हैं कि इसमें कौन-कौन से कवि आते हैं। तो आपको इस काल के 2-3 कवियों के नाम याद रखने हैं। पहले कवि का नाम है भूषण, भूषण। दूसरे का नाम आप याद रखेंगे केशवदास, केशव दास। बस ये 2 सबसे महत्वपूर्ण कवि होने वाले हैं, जिन्हें रीतिबद्ध कवियों के नाम से जाना गया। प्रश्न कई बार आएगा निम्नलिखित में से कौन-सा रीतिबद्ध कवि है? तो उसका उत्तर हो जाएगा भूषण और केशवदास। दूसरा है रीति सिद्ध। रीति का मतलब जैसा बेटा हम लोग देख चुके हैं तरीका। तरीका ना हो तो बेटा ढंग, और ढंग ना हो तो लक्षण। और बगल में लिखा है सिद्ध। सिद्ध का मतलब महारत। सिद्ध का मतलब क्या था? महारत। मतलब ऐसे कवि जिनको जिनको रचनाओं में या फिर रचनाओं को लिखने में महारत हासिल थी, किंतु उन्होंने रचनाओं में रीति के तरीकों का प्रयोग नहीं किया। ऐसे कवियों को रीति सिद्ध कवि के नाम से संबोधित किया गया। ऐसे कवि जिन्होंने जिन्होंने रीति की जानकारी, रीति को क्या कह सकते हैं? ढंग, या फिर कह सकते हैं लक्षण की जानकारी होने के बावजूद होने के बावजूद स्वच्छंद रचनाएं लिखी। स्वच्छंद रचनाएं लिखी। रचनाएं लिखी। तो बेटा ऐसे कवियों को रीति सिद्ध के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। मतलब उनको लिखने के तरीके पता तो थे, किंतु उन्होंने ऐसे तरीकों का प्रयोग नहीं करा। तो ऐसे कवि क्या कहलाए? रीति सिद्ध कवि कहलाए। पहला था रीतिबद्ध। रीति का मतलब तरीका, ढंग, लक्षण। लिखने के तरीके, ढंग और लक्षण को जानते थे और अपनी रचनाओं में उन तरीकों, लक्षणों और ढंगों को प्रयोग में किया। तो ऐसे कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। दूसरे थे रीति सिद्ध। रीति का मतलब होता है ढंग, तरीका, लक्षण में महारत तो हासिल थी, जानते तो सब कुछ थे, किंतु अपनी रचनाओं में इनका प्रयोग नहीं करा, अपने मन मुताबिक रचनाओं को लिखा। ऐसे कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए। और इनका एक जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, अगर कवि में देखें, आपको कवि याद रखने हैं बिहारी। आपने नाम सुना होगा बिहारी। दूसरे एक और हैं नृपशंभु नाथ। तीसरे आपको याद रखने हैं रसनिधि। रसनिधि। ये रसनिधि या रस सिद्धि के नाम से भी जाने जाते थे। और इनका जो मूल नाम था वो पृथ्वी सिंह था। क्या नाम था? पृथ्वी सिंह। लेकिन अपनी रचनाओं में जो ये नाम लिखा करते थे, तो अपने आप को रसनिधि या रस सिद्धि के नाम से संबोधित किया करते थे। तो ऐसे ये जो कवि हैं, इनको रीति, ढंग, तरीका और लक्षण पता तो था कि होता क्या है और कैसे लिखा जाता है, किंतु अपनी रचनाओं में उनका प्रयोग नहीं करा। ऐसे कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए। 10वीं बार पेपर में आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा रीति सिद्ध कवि है? और उसका उत्तर आपको बिहारी जी सबसे ज्यादा ख्याति को प्राप्त हुए, ये आपको ऑप्शन में जरूर दिखेगा। तीसरा है रीति मुक्त। मुक्त का मतलब दूर हो गए, मतलब उनको तरीका ही नहीं पता था। तो ऐसे कवि जिनकी जिनकी रचनाओं में रचनाओं में लक्षणों का प्रयोग नहीं हुआ। लक्षण मतलब बेटा तरीका, ढंग, रीति। लक्षणों ऑब्लिक रीतियों का प्रयोग नहीं हुआ, का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसे जो कवि है बेटा, वो रीति मुक्त कवि कहलाए। क्या कहलाए बेटा? रीति मुक्त कवि कहलाए। इनके अगर उदाहरण देखें तो आपने सुना होगा बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद। घनानंद। तो ऐसे कवि क्या कहलाए? रीति मुक्त। और इनके उदाहरण आपको ये 4 याद रखें। तो हमने रीतिकाल को पढ़ा,
रीतिकाल के नामकरण को जाना। रीतिकाल की 3 शाखाएँ हुई, पहली हुई रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति का मतलब तरीका, ढंग, लक्षण। जब रचनाओं को तरीके, ढंग और लक्षणों से लिखा गया, तो उसे हम लोगों ने संबोधित करा रीतिबद्ध से। लिखने का तरीका और ढंग पूर्ण रूप से जानते तो थे, जानकार तो बहुत थे, किंतु अपनी रचनाओं को स्वच्छंद रूप से लिखा। हृदय में आई सारी वेदनाओं को बिना किसी सीमाओं के, बिना किसी बंधनों के कागज और कलम की सहायता से रचनाओं में उतार दिया। तो ऐसे कवि क्या कहलाए? रीति सिद्ध। और रीति मुक्त, जो जानकार ही नहीं थे, जिन्होंने प्रयोग में ही नहीं लाए, तो इनके उदाहरण आपको याद रखने हैं, बोधा, ठाकुर, आलम और घनानंद। अब हम लोग एक एक करके इन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा केशवदास, जैसा कि आपको लिखा दिख रहा है, केशवदास रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर केशवदास की बात करें तो जन्म 1515, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है किसी का भी जन्म। मृत्यु की बात करें तो 1617 में इनकी मृत्यु होगी। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। ओरछा के नरेश थे महाराजा राम सिंह, उनके भाई थे इंद्रजीत सिंह, उनके सभा में बैठने वाले कवि थे। केशवदास राम भक्त थे, इसी वजह से हमने पीछे इनको पढ़ा हुआ था रामचंद्रिका के रूप में। तथा संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। ये संस्कृत के इतने बड़े विद्वान थे कि संस्कृत में इनको बुनियादी चीज़ें बहुत अच्छे से आती थी। तो अपनी रचनाओं में उन्हीं संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते थे। और वो संस्कृत के शब्द इतने ज़्यादा कठिन थे कि सामान्य व्यक्ति की समझ से परे थे। इसी वजह से इनको कठिन काव्य का प्रेत या क्लिष्ट काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केशवदास को। इस बात को भी आप याद रखें। इनकी कुछ रचनाएं आपके सामने लिखी हैं। सबसे पहली है रसिक प्रिया, दूसरी है कवि प्रिया, तीसरी है रामचंद्रिका, चौथा है वीर सिंह चरित्र, पांचवी है विज्ञान गीता, छठी है रतन बावनी और सातवीं है जहांगीर जस चंद्रिका। अगर आपको कोई दो रचनाएं याद करनी है इनमें से, तो बेटा आप कवि प्रिया और रामचंद्रिका याद रख लीजिएगा। ये जो दोनों रचनाएं हैं वो किसकी हैं? केशवदास की। इनकी सबसे जो प्रसिद्ध कृत, उसका नाम था रामचंद्रिका। अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, इसलिए इन्हें छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। केशवदास अपनी रचनाओं में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया करते थे, इस वजह से इन्हें छंदों का अजायब घर नाम से भी संबोधित किया जाता है। संस्कृत के बहुत ज़्यादा बड़े विद्वान थे, इस वजह से अपनी रचनाओं में संस्कृत के कुछ जटिल और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते थे, जो सामान्य समझ से परे थे। इस वजह से इन्हें कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता था। तो ये केशवदास थे, जो कि हम लोगों ने रीतिबद्ध कवि के रूप में पढ़ा। अगले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कवि होने वाले हैं बिहारी। ये रीति सिद्ध कवि थे। इनको तरीके तो सब पता थे, सिद्धि महारत हासिल थी उन तरीकों में, किंतु अपनी रचनाओं को बिना किसी बंधनों के इन्होंने अपने कागज और कलम पर उतार दिया। इस वजह से इन्हें रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत पढ़ा गया। अगर हम बात करें कि रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी जी। जन्म की बात करें तो 1603 में, मृत्यु कुछ किताबों में 1663 मिलती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग इनकी मृत्यु की समयावधि बताई गई है, पर आपको याद रखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस दो चार पांच चीजें आपको याद रखनी। जन्म स्थान की बात करें तो बसुआ गोविंदपुर गांव था, और जो शहर है उसका नाम ग्वालियर है, और ग्वालियर आज के मध्य प्रदेश में पड़ता है। पिता के बात करें तो पंडित केशव राय चौबे थे। क्या नाम थे? पंडित केशव राय चौबे थे। बिहारी जयपुर नरेश राजा जयसिंह के दरबार में चले गए। बहुत लंबा समय इन्होंने बिताया। इसके यहाँ बेटा जयपुर के नरेश थे राजा जयसिंह, उनके दरबार में इन्होंने बहुत लंबा समय बिताया। और इनकी ये पंक्ति आपने सुनी होगी, नहीं पराग नहीं मधुर मधु विकास इह काल, अली कली ही सौ विधु आगे कौन हवाल। अभी ढेर सारी इन पंक्तियों के अर्थों पर भी चर्चा करेंगे जैसे ही आपका ये खत्म होगा। लगभग 30 से 40 ऐसी पंक्तियां जो आपके पेपर में पूछ ली जाती हैं, ये पंक्ति के रचयिता कौन है और इसका अर्थ क्या है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे हम। इनकी एकमात्र रचना है बेटा, उसका नाम है बिहारी सत्सई। बिहारी सत्सई में जो दोहों की संख्या है वो कितनी है बेटा? 719। छंदों की संख्या कह सकते हैं, दोहा और सोठा कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, 719 है। अगर रस की बात करें तो श्रृंगार रस 10वीं बार ये पेपर में आ चुका है कि बिहारी जी किस रस के कवि हैं, तो रस का नाम है श्रृंगार रस। बिहारी जी को कम शब्दों में अपनी बात कहने की सिद्धि प्राप्त थी, अर्थात गागर में सागर भरने की कला में महारत हासिल थी बिहारी जी को। बिहारी जी के संदर्भ में एक दोहा कहा गया है,
ससैया के दोहरे जो नावक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कुछ ऐसी इनकी जो व्यक्तित्व था वो कुछ इस प्रकार का था कि आप इनके व्यक्तित्व को देखकर इनके अंदर के गुणों का अंदाजा नहीं लगा सकते थे। इसी वजह से कहा गया है देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। अगर हम बात करें बिहारी दास रीत सिद्ध कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में तरीके ढंग और लक्षणों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करा, स्वच्छंद रूप से इन्होंने रचनाओं को लिखा। अगले जो कवि आ गए हैं उनका नाम है भूषण। क्या नाम है? भूषण। भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में से एक है, जैसे अभी हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा था। इनके वास्तविक नाम की जानकारी नहीं मिलती है, किंतु इनको ये उपाधि दी गई थी। अब ये उपाधि किसने दी थी अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कानपुर जिले में एक गांव था जिसका नाम था तिकवा। क्या नाम था? तिकवा। वहां पर भूषण जी का जन्म हुआ था। अगर पिता की बात करें तो पंडित रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिता का नाम था। ये टोटल 4 भाई थे। इन 4 भाइयों में सबसे पहले थे चिंतामणि, दूसरे नंबर पर नीलकंठ, तीसरे हैं मतीराम और चौथे कौन से हैं? भूषण। ये टोटल 4 भाई थे और 4 भाइयों में एक कौन थे? भूषण थे। भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट के राजा रुद्र नाम, कई जगहों पर अलग-अलग नाम मिलता है, अलग-अलग पुस्तकों में। बस इतनी बात याद रखेंगे कि चित्रकूट के राजा ने इनको इस उपाधि से संबोधित करा। इनके वास्तविक नाम की जानकारी आज तक नहीं मिलती। भूषण वीर रस के कवि थे। पारिवारिक कारणों के चलते गृह त्याग करा, औरंगजेब के दरबार में गए। तत्पश्चात बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के दरबार में दरबारी कवि के रूप में रहे तथा एक लंबा समय महाराष्ट्र के राजा शिवाजी के दरबार में व्यतीत करा और अपने इन्हीं राजाओं के प्रति इन्होंने रचनाओं को लिखा और रचनाएं आपको समझ में आ गई होंगी। रचनाएं शिव जी भूषण। इस कृति में 105 प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया गया है। दूसरा है शिवराज भूषण। तीसरा है छत्रसाल दशक। देखिए छत्रसाल के दरबारी कवि राजा छत्रसाल। फिर है शिवा बावनी। तो अपने इन्हीं राजाओं को समर्पित इन्होंने पुस्तकों को लिखा है और ये 3 पुस्तक आपको याद रखनी है, चारों याद रखनी है। वैसे सारी महत्वपूर्ण है इनकी ये चारों पुस्तक। पहली कौन सी है? शिवजी भूषण। दूसरी कौन सी है? शिवराज भूषण। तीसरी है बेटा छत्रसाल दशक और चौथी कौन सी है? शिवा बावनी। इनकी पंक्ति बहुत ख्याति को प्राप्त हुई, ऊंचे घोर बंदर के अंदर रहन वाली। याद रखिएगा ये जो पंक्ति है ये किसकी है बेटा? भूषण की है। तो इस पंक्ति को भी याद रखिएगा, कई बार ये पेपर में पूछी जा चुकी है। अगले हैं बेटा रीति मुक्त कवि। और रीति मुक्त कवि में जो नाम है वो क्या नाम है? घनानंद। लास्ट में हमने 4 नाम लिखे थे, घनानंद, ठाकुर, बोधा और आलम। ये 4 नामों में पहला नाम है घनानंद। ऐसा कहा जाता है कि घनानंद सुजान नाम की वेश्या से प्रेम किया करते थे। इन्हें प्रेम की यातना का कवि भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखना। इनके छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई है। इन्होंने बहुत सारे छंदों पर बात कही है। ये इनके दरबार में आश्रय थे, आश्रयदाता थे और मुंशी के पद पर कार्यरत थे। और किसका दरबार था? मोहम्मद शाह रंगीला। जब आप मुगल काल पढ़ेंगे तब आपको ये नाम जरूर सुनने को मिलेगा। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। मुक्त का मतलब ये रीति ढंग लक्षणों और तरीकों के विषय में अवगत नहीं थे, बिना इन सारी चीज़ों का प्रयोग करे अपनी रचनाओं को स्वच्छंद रूप से लिखा करते थे। इनकी ब्रज भाषा, इन्हें ब्रज भाषा प्रवीण कहा जाता है। मतलब इन्हें ब्रज भाषा में महारत हासिल थी। प्रवीण का मतलब होता है निपुण, मतलब महारत हासिल करने वाला। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो पहली है सुजान सागर, दूसरी है कृपा कांड, तीसरी है रस केली वल्ली, फिर चौथी है विरह लीला, फिर है लोक सार, फिर है इश्क लता। आपको ये सारी रचनाएं याद रखनी है, कई बार पेपर में इनकी ये 2 रचनाएं आ चुकी हैं, पहली तीसरी और ये सुजान सागर। या ये तो आपको याद ही रखनी है, याद तो आपको इनकी सारी करनी है, पर ये 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये रीति मुक्त कवि थे, इनमें हम लोगों ने घनानंद को पढ़ा। अगले देखते हैं बेटा हम लोग चिंतामणि। चिंतामणि की बात करें तो कोंडा जहानाबाद फतेहपुर में इनका जन्म होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की शुरुआत चिंतामणि से करी थी। चिंतामणि पहले लेखक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इंगित किए गए थे। अगर इनकी रचनाओं की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली है कविकुल कल्प तरु, दूसरी है छंद विचार, तीसरी है रस विलास, चौथी है श्रृंगार मंजरी, पांचवी है काव्य विवेक। पांचवी कौन सी है? काव्य विवेक। फिर इसके बाद रचनाओं को और देखें तो काव्य निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश और श्रृंगार निर्णय। ये जितनी भी रचनाएं थी
ये चिंतामणि जी की रचनाएँ थी। तो ये कुछ हम लोगों ने बेटा पढ़ा रीतिकाल। रीतिकाल बहुत छोटा-सा काल था, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो 4-5 चीज़ें ही महत्वपूर्ण थी। ज़्यादा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं था, पढ़ने को तो इतना है कि आप इसे 1 महीने पढ़ सकते हैं रीतिकाल को। पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड कितना है, वो चीज़ें आपको देखनी है, कम समय बचा हुआ है और इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है, तो आपको उन चीज़ों को पकड़ कर चलना पड़ेगा, जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो अगली आने वाली क्लास में हम लोग आधुनिक काल की शुरुआत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।